नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दलाई लामा के प्रतिनिधि गोशे दोरजी दामलुल वो जो है मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से, और इस मुलाकात से चीन बुरी तरह बौखला गया और चीन ने अमेरिका को यूं तो धमकाने वाले लहजे में कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल ना दें। लेकिन आपको बताएं, जो ये दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं गोशे दोरजी, इन्होंने ये कहा कि चीन दलाई लामा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ये दलाई लामा ही हैं जिन्होंने 1912 में, ये 13वें दलाई लामा हैं, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो तिब्बत है वो एक आज़ाद देश है और हम चीन का आधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार नहीं करते। चीन जबरदस्ती हमारे ऊपर कब्जा किए हुए है, लेकिन हम अपनी सरकार अपने तरीके से अलग चलाएंगे और ये एक अलग देश है। हमने मदद के लिए चीन को पुकारा था ताकि पाकिस्तान के जो कबायली हम पे हमला कर रहे थे, लेकिन चीन जबरदस्ती कब्जा करके हमारे ऊपर बैठ गया, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। और इसके बाद आपको बताएं, चीन ने हैंकड़ी दिखाते हुए, जबरदस्ती करते हुए दलाई लामा को पकड़ने की, जेल में डालने की कोशिश की, जिसके बाद दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ले ली थी। और उसके बाद से चीन हमेशा कोशिश करता रहा कि किसी तरह वो दलाई लामा को डरा धमकाकर, छल के कारण किसी तरह वो कब्जा कर ले, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि दलाई लामा वो व्यक्तित्व हैं, वो संत हैं जिनके अनुयायी पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों में हैं, और वो संख्या 54 करोड़ है, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 7% बैठता है। तो एक इतनी बड़ी जनसंख्या, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया ऐसे देश भी हैं जहां अनुयायी हैं, और यहां तक कि चीन में भी बहुत सारे लोग दलाई लामा को मानते हैं। अगर दलाई लामा का सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, तो वो सब लोग जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि दलाई लामा एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु हैं जो बनते नहीं हैं। उनकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जो लोग बौद्ध धर्म को जानते हैं और दलाई लामा कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को जानते हैं, तो वो समझेंगे कि उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, और वो पहले ही अगला दलाई लामा कौन होगा इसका सपना दिखता है, और उसकी निशानियां बताई जाती हैं, बाकायदा उसको खोजा जाता है, और पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले फिर उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जो वो कहेंगे वो होगा। इसका मतलब यह है कि दलाई लामा ने यदि कहा कि तिब्बत स्वतंत्र देश है, और दलाई लामा ने इतना तक कहा कि जिस तरह से आज तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है, हमने हेल्प मांगी थी, उस समय मदद मांगी थी जब कबायली हमला कर रहे थे, तो उसके बाद से चीन कब्जा करके बैठ गया। यही चीन की असली करैक्टर है। इसको दुनिया पहचाने कि ये विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के देशों में इसी तरह से घुसपैठ करता है, इसी तरह से कब्जा करता है। आज जिस तरह से तिब्बत को कब्जाया हुआ है, अगर दुनिया के देशों ने इसे इग्नोर किया तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया के सभी देशों में इसी तरह चीन अपना कब्जा जमा लेगा। दलाई लामा की इस बात से चीन इतना बौखला गया कि उसने तय किया कि वो तिब्बत में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा। और आपको बताएं, अभी पिछले ही दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां गए, तो दलाई लामा के जो प्रतिनिधि हैं गोशे दोरजी, उन्होंने कहा कि उनका जो स्वागत हुआ, जो मीडिया में आया है, वो चीनी मीडिया में आया है, सरकारी अखबार है, वो केवल इसलिए है, उन्होंने कहा तिब्बत के लोगों को पहले डराया धमकाया गया था, और डर की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर फिर मिलिट्री अत्याचार करेगी लोगों के ऊपर, उसका वहां स्वागत समारोह किया गया था। और वो जो दौरा था, निश्चित रूप से वो केवल और केवल तिब्बती लोगों को डराने धमकाने के लिए था। अभी हाल ही में भारत से मुकाबला करने के लिए जिस तरह से चीन की सेना लद्दाख के LAC एरिया में बैठी हुई है, पेंगोंग झील के दोनों तरफ बैठी हुई है, आमने सामने 50,000 सैनिक बैठा है, चीन उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो भारत के सैनिक हैं। और भारतीय सैनिकों का मुकाबला करने में नाकाम चीन अब यह सोच रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ के एरिया में -डिग्री टेम्परेचर 20-20, 30-30 जहां रहता है, वहां वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला कैसे करे। तो उसने अभी तिब्बत में घोषणा कर दी कि यहां के हर घर से एक युवक को मिलिट्री में नौकरी करना जरूरी है, कंपलसरी है, जबकि वो लोग भारत के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहते। तो एक तरह से ये दादागिरी है, डिक्टेटरशिप है,
लेकिन चीन इसी तरह के अत्याचार करता है, चाहे वो उइगर मुसलमान हो उनके ऊपर अत्याचार करता है, जबरदस्ती उनके ऊपर प्रयोग करेगा दवाइयों के, केमिकल के, और वो बीमार हो जाएं या मर जाएं। इसी तरह तिब्बत के लोगों को भी वो दबा कर रखे हुए हैं। और इसके लिए आपको बताएं कि ये जो है बाकायदा अब अमेरिका से जो ये मिलन हुआ है, अमेरिका के विदेश मंत्री से जो ये एंटनी ब्लिंकन से गोशे दोरजी मिले हैं, इन दोनों की मुलाकात के बहुत मायने हैं कि जब ये तिब्बत के जो प्रतिनिधि हैं दलाई लामा के, दोशे गोरजी और विदेश मंत्री अमेरिका, इन दोनों की मुलाकात का मायना यह है कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी संख्या बौद्ध धर्म के अनुयायी की है, यानी सीधे सीधे कहें तो दलाई लामा की है। अब जब ये विस्तारवादी नीति के कारण चीन ने जो किया हुआ है, इसमें आप देखिए अभी तिब्बत में कब्जा है, लेकिन ये अभी सीधा जो है ये ताइवान को कब्जाने के लिए धमकी दे चुका है कि या तो जैसा हमने तिब्बत में किया हुआ है इसी तरह स्वीकार करो, वरना आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। यानी सीधा है कि वो एक 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 करके अपना विस्तार करता जा रहा है। पाकिस्तान को पहले ही अपना गुलाम बना चुका है, और पाकिस्तान में जिस तरह से उसने सीपैक बनाने की बात की है और उसकी शुरुआत की थी, अब भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। और भारत का कहना यह है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसमें यदि कोई भी एक्टिविटी चीन करता है तो यह गैर कानूनी है। वहां कोई भी सड़क वो क्यों बना रहा है, रेल मार्ग क्यों बना रहा है? जिस तरह की नियति है उसकी, जिस तरह की नियत है कि दुनिया के उद्योग धंधों को वो ठप करना चाहता है, इस पर भी भारत ने उसको करारी मात दी है। और अभी दलाई लामा के जन्म दिवस पर जैसे नरेंद्र मोदी जी मिले, इसको लेकर भी चीन ने आंखें दिखाई थी, लेकिन भारत है और मोदी जी हैं कि वो किसी की हैकड़ी में आते नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अब दलाई लामा का रोल आगे आने वाले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये बात अब उठने लगी है कि तिब्बत की भी आजादी के लिए संघर्ष तिब्बत वालों को करना चाहिए। भारत में यदा कदा वो प्रदर्शन करते रहते हैं चीन के विरुद्ध, लेकिन अब दुनिया के जो 200 देश हैं जिसमें दलाई लामा के अनुयायी हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि दलाई लामा अगर एक्टिव हुए तो आप समझिए कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा आंदोलन। क्योंकि एक तरह से आप समझिए 54 करोड़ लोग हैं जो 200 देशों में हैं दलाई लामा के अनुयायी। और अगर दलाई लामा ये बोलते हैं कि चीन ने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है और इसकी फाइट करने के लिए हमारा साथ दीजिए, निश्चित रूप से चीन का हाल क्या होगा ये आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान, मलेशिया, ये कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें दलाई लामा के भक्त रहते हैं। तो इसलिए चीन सारी बातें समझता है और इसलिए दलाई लामा से पंगा नहीं लेता है। लेकिन भारत में जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है, जिस तरह से तिब्बत से निष्कासित हुए लोग या वहां से भाग के जान बचाने के लिए भारत में आए लोगों को भारत ने शरण दी है, और जिस तरह के आपको बताएं इसके लिए बहुत सारे भारत के लोग जो है तिब्बत के लोगों से मिलनसार हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। और ऐसे कई संगठन हैं, कई एनजीओ हैं जो उनके बीच काम करते हैं। इससे एक आत्मीयता बनी है तिब्बत वालों की भारतीय लोगों के साथ। तो भारत तिब्बत विकास मंच ऐसा एक मंच भी बना हुआ है और समन्वय मंच बना हुआ है जो दोनों देशों के लोगों के बीच में तालमेल बनाता है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में है, और अगर यूं कहें कि भारत से ही बौद्ध का जन्म ही यहीं हुआ था, गया में, बिहार में उन्होंने ज्ञान प्राप्त यहाँ किया था, तो इसको लेकर भी कई बार ये बातें उठती हैं। और एक अटैचमेंट भारत के साथ है कि बोध गया में यहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, इसके साथ एक अटैचमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन वो भी एक बात है कि उस समय भौगोलिक परिस्थितियां कैसे थी। कुल मिलाकर भारत नेपाल के लोगों से एक अटैचमेंट है जो दलाई लामा है इनका। और अब चीन के साथ जो तल्ख भाषा में बातें दलाई लामा जी ने की हैं या उनके प्रतिनिधि ने की है या अमेरिका के विदेश मंत्री ने की है, इसको लेकर अब एक सुगबुगाहट ये है कि ये भारत की शक्ति बनेंगे। और भारत जैसे कि इस समय एलएसी पर डटा बैठा है पिछले 1 साल से, वो चीन को एक कदम भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और आज नहीं तो कल
यह भी तय है कि चीन ऐसे मानने वाला नहीं है। वो जो सीपैक बना रहा है, जो पीओके में अपना कब्जा किए हुए है, जहां उसने अपने बहुत सारे लेबर के नाम पे सैनिक बिठा रखे हैं, इन सबको वहां से निकाल भागाने के लिए भारत को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भारत को अगर पीओके खाली कराने के लिए युद्ध करना पड़ा तो चीन वहां उपस्थित है और चीन भी पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि उसका जो सीपैक है वो योजना अधर में अटकती है अगर भारत पीओके पे अड़ गया तो। और इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है और इसके लिए भारत अपनी मजबूत कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर दोनों मुकाबले पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से दलाई लामा का आगे आने वाले दिनों में और भारत की इस दुश्मन विरोधी नीति को कामयाब करने में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। वंदे मातरम।